So our next topic, we have to use the dielectric slab in between the plates of the capacitors. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुत्र डाइलेक्ट्रिक्स हैं ही क्या। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? क्या डाइलेक्ट्रिक्स कंडक्टर हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या रह गए? सेमीकंडक्टर्स हैं? नहीं। नो नो नो। डाइलेक्ट्रिक्स आर द स्पेशल सॉलिड्स which do not allow the current to pass through them. यानी कि सर इंसुलेटर हुए but they allow the electric effect to pass through them. यानी कि ये क्या करते हैं, यहां हम लिखें they do not allow to flow of current through them. They do not allow to flow करंट थ्रू देम, अपने थ्रू करंट पास होने नहीं देते। इंसुलेटर जैसे लगते हैं पर है नहीं। क्यों? बट दे अलाउ टू डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर आप याद कीजिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, इंसुलेटर के अंदर करंट ही नहीं पास हो पाते थे। तो ये डाइलेक्ट्रिक एक स्पेशल टाइप के सॉलिड्स हैं। एग्जाम्पल आप इसका माइका ग्लास ले सकते हो, जो कि अपने थ्रू करंट को तो अलाउ नहीं करेंगे, बार बार से जाओ, लेकिन अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे। मींस दे अलाउ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, दे अलाउ इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू फ्लो या टू पास। ये माइका और ग्लास में पॉसिबल है, इसीलिए तो ये डाइलेक्ट्रिक्स है। और डाइलेक्ट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है दैट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। कैपिटल के, समझ आया पुत्र? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। हर एक का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। मेरी बात समझ में आई? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जो भी मटेरियल सब्सटेंस जिससे मिलकर बना हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत ही क्या हो गई? क्यों हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? हमारा सुंदर सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चल रहा है, वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी आ रही है। सर एप्सिलॉन नॉट को हम फिक्स कर देते हैं जब हम उसको एयर में रखते हैं, ए और डी हम अपनी मर्जी से फिक्स कर लेते हैं, तो जैसे ही कोई कैपेसिटर बनता है उसकी कैपेसिटेंस फिक्स हो जाती है ना पुत्र? ठीक है, लेकिन इशू क्या है? इशू क्या है? इशू ये है कि ये प्लेट इस प्लेट को अपनी तरफ विद फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, और ये वाली फोर्स, सॉरी, ये अगर फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर को है? इधर को। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 टू 2 अगेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यू। फोर्स का फॉर्मूला याद है ना? फोर्स का फॉर्मूला आपको करवाया था, याद कीजिए, भूल गए? दो प्लेट्स के बीच में फोर्स कितनी डेवलप हुई थी? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। फोर्स आई थी Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक है मतलब, और Q क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को लेते हैं। अच्छा जी, तो सर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो अट्रैक्ट होते 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 क्या होगा? जैसे वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, वो अपना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करके वो न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर न्यूट्रल हो गया तो भैया हमारा कैपेसिटर का इतना कुछ पढ़ने का फायदा ही क्या हो? ठीक है ना जी? इसलिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक्स इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक्स करते क्या है? सपोज हमने ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट्स सपोज टक 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 टक, इसको हटाएं क्योंकि हमने ये फोर्स तो गायब करनी है। सपोज ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है पुत्र? ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक करेगा क्या? ये डाइलेक्ट्रिक दो काम करेगा। सबसे पहले एक तो हमको चिपकने नहीं देगा, यानी कि आपके कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उनको बैलेंस करेगा।
कैसे बैलेंस करेगा, ध्यान से देखिए। जिस समय आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं था, यानी कि सिर्फ मीडियम था, तो यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी पुत्र। सपोज उसको मैं ले लूं ई नॉट, क्या ले लूं, ई नॉट। अब ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन। होगा क्या, इसके जो अंदर एटम्स पड़े हैं उनके जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं मैंने डाइलेक्ट्रिक्स को क्या करवा दिया, पोलराइज। सो पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया पुत्र। सो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन की वजह से सर क्या इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंड्यूस हो गई। सपोज EI लिख लो, EP लिख लो, कुछ भी लिख लो, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगी। मेरी बात समझना, पहले ई नॉट इधर को था, अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी आ गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। तो ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है मतलब। सो ड्यू टू पोलराइजेशन देयर कम्स some electric field which is named as EI, induced electric field. Induced electric field opposite direction में है, तो वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपकी डिक्रीज हो चुकी होगी पुत्र। नाउ एज पर द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E नॉट बाय K आएगी, E नॉट बाय K आएगी। इसको आप E नॉट माइनस EI भी लिख सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑल्सो इक्वल टू E नॉट बाय K, E नॉट बाय K। सो यहां से पता लगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को K टाइम्स डिक्रीज कर देगा, K टाइम्स डिक्रीज कर देगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो क्या बीच का डिस्टेंस आपने चेंज किया, नहीं, तो क्या पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, यस। सो नेट पोटेंशियल विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा जी, V नॉट बाय K। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक्स ने आके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दिया और पोटेंशियल को भी डिक्रीज कर दिया है, जो कि आपका नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पुत्र जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये आप वो केस ले रहे हो जिसके अंदर आपने एक स्लैब लिया, और ये सारी बातें ना स्लैब के साथ ही होती हैं। एक स्लैब लिया और इस स्लैब के दोनों एंड्स के अक्रॉस यहां पे एक पतली सी प्लेट लगाई मेटल की, एक पतली सी प्लेट लगाई दूसरी तरफ मेटल की, ठीक है पुत्र। बीच का सेपरेशन D ही रखा है, एरिया A रखा है, और इसको आपने +Q चार्ज दिया था, इसको -Q दिया था, तब ऐसा केस बनता है, ठीक है पुत्र। असलियत में देखो ना, खाली पतली सी प्लेट्स का क्या करोगे, कैसे इसको बैलेंस करोगे, कैसे मैनेज करोगे। तो ये सारा कुछ होता स्लैब के ऊपर ही है। स्लैब के ऊपर कैसे होगा, देखिए आपने कहा कि नेट पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाता है एज वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अच्छा, तो मैंने कहा यार इनिशियल कैपेसिटेंस में C नॉट ले लूं, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D थी, या फिर फॉर्मूला C नॉट इक्वल टू Q बाय V नॉट हो जाएगा, क्योंकि पहले पोटेंशियल V नॉट ले रहे हो आप, इनिशियल पोटेंशियल V नॉट है। अच्छा, अब जो न्यू कैपेसिटेंस होगा दैट शुड इक्वल टू Q बाय V न्यू। Q तो क्योंकि हमने चार्ज तो चेंज किया ही नहीं है, हमने क्या किया है, सिर्फ पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। तो मैंने कहा जी C न्यू इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट बाय K, यहां से उठाया फॉर्मूला, K ऊपर चला गया, तो C न्यू इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q बाय V नॉट। Q बाय V नॉट क्या है, हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस। तो यानी कि ये रहा आपका न्यू कैपेसिटेंस दैट इंक्रीजेस बाय K टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करी है उस समय कैपेसिटेंस है C नॉट। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा डी सेपरेशन में कवर करते हुए इंट्रोड्यूस कराते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है बाय K
टाइम्स, के टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि सर पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बट द कैपेसिटेंस increases, capacitance increases by introducing the dielectric slab. So पुत्र बेनिफिट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? नंबर फर्स्ट, जैसा आपने देखा कि आपके जो पतली पतली प्लेट्स हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है आपका डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इधर और इधर आप प्लेट्स को चिपका दीजिए, सो दे विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इट ऑल्सो प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जैसा मैंने बताया, फोर्स होगी, फोर्स की वजह से वो स्टिक हो जाएंगे, लेकिन बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया तो उसको चिपकने नहीं देगा। चिपकने नहीं देगा तो आपका कैपेसिटेंस खराब नहीं होगा। एक और बड़ा अच्छा काम कर रहा है ये कि ये आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को के टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, के टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। और चौथा, और एक और इसका यूजफुल एडवांटेज या बेनिफिट है, इट कैन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आपने क्या किया, आपने ऐसे दो प्लेट्स ली पुत्र, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, ठीक है पुत्र, यानी कि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर सेपरेट नहीं है, बराबर है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो शायद कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब अगर इनका पोटेंशियल और चार्ज बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज टूट के इस पॉजिटिव के पास जाएगा और ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव पास जाएगा, जिसकी वजह से ये अब न्यूट्रल होने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपका कैपेसिटेंस इफेक्ट हो जाएगी पुत्र, है ना। चार्ज ही नहीं रहा तो फिर कैपेसिटेंस क्या स्टोर करेगा। लेकिन अगर आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो बीच में तो भैया वो इस टेंशन को तो खत्म ही कर देता है कि हम आ गए हैं, चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। सो इट मीन्स दे कैन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम ऑल्सो, प्रोवाइडेड कि आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें और ऐसा स्लैब रखें जिसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। तो वो एयर मॉलिक्यूल या जो भी मीडियम होगा उनका अपना ब्रेकडाउन पोटेंशियल इतना ज्यादा होगा कि देखो यहाँ पे भी आपको बताया मैंने इंडक्शन होनी है चार्ज की, ये चार्ज कहीं इसके साथ जाके चिपक ना जाए, तो उसके लिए इसका अपना ब्रेकडाउन पोटेंशियल इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो भी ये पोटेंशियल वहां डिवेलप हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन, वो उस मीडियम के ब्रेकडाउन पोटेंशियल से वैल्यू हमेशा कम ही रहे। समझ में आया?